हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की, जो आपको 9, 10, 11, 12 एंड ऑल कॉम्प्लिकेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिसमें हमने आपको एक पार्ट्स में आपको बता दिया था मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य की नींव किसने डाली और उसका संस्थापक कौन था। ये टॉपिक हमने कर लिया था कंप्लीट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आज हम देखने वाले हैं मौर्य वंश की थर्ड नंबर के जो राजा आते हैं अशोक सम्राट महान के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और देखते हैं अपन इसके बारे में, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपकी 9, 10, 11, 12 से लेकर प्रत्येक कॉम्प्लिकेटिव एग्जाम्स में यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं अशोक। तो अशोक कौन था, अशोक का जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसने कितना स्ट्रगल किया, क्या किया अपनी लाइफ में, और वो किस प्रकार से एक महान सम्राट बना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अशोक का जन्म। तो अशोक का जन्म कब हो जाता है? 304 ईसा पूर्व लगभग। कहाँ पे होता है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। देखिए, मगध पर किसका शासन था मौर्य साम्राज्य की स्थापना में, मैंने वो सब बता दिया है। तो इनका जन्म कहाँ होता है हमें पता है। अशोक का जन्म हमारा कहाँ पे हो जाता है भाई लोग? अशोक का जन्म हो जाता है 304 में। 304 में अशोक का जन्म कहाँ पे होता है? मगध की राजधानी पे पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? पटना। क्या? पटना। ठीक है, पटना किसको बोलते हैं हम? पाटलिपुत्र को वर्तमान में हम क्या नाम दे के रखा है? हमने पटना नाम दे के रखा है। ठीक है, इसमें हुआ था। अब बात आती है कि इसके माता पिता कौन थे। तो हमें पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक सम्राट। यानी कि ये अशोक सम्राट जो था ये क्या था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। यानी कि जिसको हम अपन एक हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं? नाती, पौत्र था। तो ये अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। ठीक है, तो इसके पिता का नाम हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे? बिंदुसार। पिता का नाम क्या था? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिता का नाम बिंदुसार था। तो इसके बाद में इनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी माता का नाम था। क्या था? माता का नाम सुभद्रांगी था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? ये अपने प्रारंभिक जीवन में क्या करता? अपने प्रारंभिक जीवन में कौशल, अपने युद्ध का कौशल इसने बताया। इसके कुछ और सौतेले भाई थे, लेकिन इसने अपना प्रारंभिक जीवन में अपना कौशल एवं अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इसे इसके पिता यानी बिंदुसार ने क्या बना दिया था? वहां का राज्यपाल बना दिया था। क्या बना दिया था? राज्यपाल। क्या? राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। तो इसको कहा तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में इसको क्या कर दिया था? राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। तक्षशिला और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण राज्योपालों में महत्वपूर्ण था, जिसमें मैं राज्यपाल बना रखा था। तो ये अपनी सेना बना के रखी थी इसने अपनी, और ये अपनी क्षमताओं का यानी अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता था। लेकिन इसके लिए क्या होता है? सत्ता का संघर्ष। सत्ता यानी कि अभी ये सिंहासन पर बैठने के लिए संघर्ष करता है। तो क्या होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो अशोक के जो सौतेले भाई थे, अशोक के जो सौतेले भाई होते हैं, वो क्या करते हैं? सत्ता पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। क्या करते हैं? सत्ता पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। अब क्या करता है अशोक को सत्ता वापस चाहिए होती है। तो अशोक क्या करता है? उनसे क्या करेगा? युद्ध करेगा। सिंहासन के लिए उसने क्या किया? उन अपने सौतेले भाइयों से संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद में जैसे ही उसने ये जो सत्ता हासिल करने के बाद में सबसे प्रमुख, भाई मैं बता रहा हूं कि सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनता है आपका कलिंग युद्ध। ये जो कुछ भी है इसके जीवन का, अशोक का जो कुछ भी है, अशोक ने जितना अपने जीवन में कुछ भी किया है उसके लिए सिर्फ कस रह जाता है इस कलिंग युद्ध को। कलिंग युद्ध कब होता है अपना? 261 ईस्वी में। कब होता है बेटा? कलिंग युद्ध होता है हमारा 261 ईस्वी में। कलिंग के राजा पर जब अशोक सम्राट क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। कलिंग युद्ध विश्व का, दुनिया का जितना तुम चाह सको सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। कि सबसे बड़ा नरसंहार किस युद्ध में हुआ था? तो वो मात्र माना जाता है, हम श्रेय देते हैं कलिंग युद्ध को। कलिंग युद्ध इतना खतरनाक युद्ध था कि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। लाखों की तादाद में यहाँ पे ये लोग मारे गए थे। और कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है बेटा? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन होता है। कलिंग युद्ध में जब युद्ध जीत तो गया,
कलिंग युद्ध बिंदुसार ने 2 बार लड़ा, वो परास्त हो गया। लेकिन जब कलिंग युद्ध किसने लड़ा, कलिंग युद्ध जब हमारे अशोक सम्राट ने लड़ा, अशोक सम्राट ने पहली बार में ही कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। लेकिन उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कलिंग युद्ध तो हुआ, लेकिन कलिंग युद्ध में सबसे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि लाखों की तादाद में हजारों लोग मारे गए। उसके अलावा वहां पे जब वो युद्ध की समाप्ति के बाद, जब युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, जब युद्ध समाप्ति के बाद युद्ध क्षेत्र में क्या करता है, युद्ध क्षेत्र में क्या होता है बेटा, युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश दोबारा से अशोक सम्राट युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां से हमारे लिए, वहां से जो खून की नदियां थी वो बह रही थी। उसने देखा लाखों हजारों सिरों की धड़ों के ऊपर सिर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। इस नरसिंहार को देखकर अशोक का क्या हो जाता है भाई, अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो वहीं पर ये निर्णय लेता है कि मैं अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। वो अपना निर्णय ले लेता है। उन्होंने क्या निर्णय ले लिया कि मैं कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं करूंगा। और उसने किसका अनुसरण कर लिया बेटा, उसने अनुसरण कर लिया बौद्ध धर्म का। किसका अनुसरण कर लिया भाई, बौद्ध धर्म का। तो यहां से बात चल के आती है, क्वेश्चन उठ के आता है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का आता। अशोक द्वारा लड़ा गया सर्व एवं सर्व शक्तिशाली युद्ध कौन सा था, तो कलिंग युद्ध था। कौन सा था, कलिंग युद्ध था। ठीक है, समझ में आ रही है। अभी 304 में इसका जन्म हो जाता है। माता का नाम बिंदुसार, पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी। ठीक है, और उस प्रारंभ में वो उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल बना। उसके बाद में सत्ता के लिए संघर्ष होता है, फिर उसके बाद में युद्ध आता है, कलिंग युद्ध 261 में होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए जो कलिंग युद्ध का जो क्वेश्चन बनने वाला है, सबसे शानदार टॉपिक है, बिल्कुल आएगा 100% ये क्वेश्चन इसमें छपने वाला है, ये मैं तुम्हें बता दूं। उसके बाद में बौद्ध किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बात हमको समझ में आती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही है। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में ये क्या करता है, जब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया तो इन्होंने क्या कर ली, बौद्ध धर्म अपना लिया। अब अशोक क्या करता है, अशोक बौद्ध संघों की स्थापना करता है। अशोक क्या करता है, अशोक बौद्ध संघ की स्थापना करता है। बौद्ध संघों की स्थापना क्या करेंगे, बौद्ध संघों की स्थापना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बौद्ध संघों की स्थापना। अब हमें पता था अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, तो उसने क्या कर दी, बौद्ध संघों की स्थापना कर दी। अब क्या करेगा, अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करेगा। तो चलिए अपन अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानते हैं। पहले इसको नोट डाउन करिए फटाफट से, चलो फिर मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अपन इसको हटा देते हैं, आपने नोट कर ही लिया होगा। तो बच्चों आपने लिख लिया होगा। आगे अपन देखते हैं कि उसने धर्म का प्रचार, अशोक ने अपनी बौद्ध धर्म यानी कि धम्म या बौद्ध धर्म, किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, धम्म या धर्म। तो उन्होंने स्वयं ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद में उसने उनके उपदेशों को अपनाया, उनके उपदेशों को उन्होंने जनता तक पहुंचाया। क्या किया, उन्होंने बुद्ध के धर्म के उपदेशों को अपनाया और उन्होंने पूरे साम्राज्य में शांति, अहिंसा का, लोक कल्याण के सिद्धांतों का क्या किया, लोक कल्याण के सिद्धांतों का क्या किया, प्रचार किया। क्या करता है अशोक, क्या करता है, कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। अब ये धार्मिक, उसने ठान लिया कि अब मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करूंगा, मुझे कोई युद्ध नहीं करना है। अब धर्म के आधार पर ही वह अपने साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तार कर लेता है। क्या कर लेता है, बहुत अधिक विस्तार कर लेता है। किसके अनुसार, धर्म के अनुसार। अब क्या होता है कि यहाँ पे वो अहिंसा, वो उसको पूर्ण रूप से शांति चाहिए थी राज्य में, पूर्ण रूप से अहिंसा चाहिए थी, कोई हिंसा का काम नहीं बचा था उसके राज्य में। क्या सभी का कल्याण, सभी की लोक कल्याण, सभी जनता के कल्याण के लिए कार्य उन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहा था। उसके बाद में क्या होता है, धर्म का प्रचार। अब इस धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया कि धर्म का प्रचार करने के लिए, अब धर्म का प्रचार क्या होता है, अशोक अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों तक भी करवाता है। कहाँ करवाता है, विदेशों में भी करवाता है। तो देखिए सर्वप्रमुख इसमें रहा है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए, यहीं से लिख देते हैं अपन, लिख लो, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री, इसकी पुत्री कौन थी, तथा पुत्री संघमित्रा को
अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं महेंद्र एवं तथा पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया था इन्होंने? कहाँ भेज दिया था भाई साहब? श्रीलंका। कहाँ पे? श्रीलंका। ठीक है, कहाँ पे भेज दिया था? श्रीलंका। तो देखिए कहाँ पे, यानी कि बौद्ध ने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे कहाँ पे भिजवा दिया? श्रीलंका में, कि जाओ उस देश में अपना क्या करके आओ, प्रचार प्रसार करके आओ। किसका? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो संघमित्रा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका कौन गया था? कौन गया था? महेंद्र और संघमित्रा गए थे। कौन गया था? महेंद्र और संघमित्रा गए थे। इसके बाद में इन्होंने बहुत से क्या करवाए? शिलालेख। क्या बनवाए? बहुत से स्तंभ बनवाए और शिलालेख। क्या बनवाए? शिलालेख। अब अपन बात करते हुए हैं शिलालेख के बारे में। ठीक है बेटा, क्या कर लेते हैं अपन? शिलालेख। तो अच्छा सर, शिलालेख होती क्या है? देखिए, पहली बार शिलालेख होता क्या है? शिलालेख का मतलब होता है कि पत्थरों के ऊपर कोई चीज लिखी जाए। किसके ऊपर? पत्थरों के ऊपर कोई चीज लिखी जाए। तो अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म के बारे में शिलालेख लिखवाए। क्या लिखवाए? शिलालेख। किसमें लिखवाए? बौद्ध धर्म के लिए। अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म के लिए क्या लिखवाए? शिलालेख लिखवाए। क्या लिखवाए? शिलालेख, यानी कि पत्थरों के ऊपर बौद्ध धर्म के बारे में लिखवाया कि मान के चलो हमारे धर्म में हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, मान के चलो हमें शांति चाहिए, हमें निर्वाण चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, जो चीजें थी। तो उन्होंने क्या कर दिया? शिलालेख में इन चीजों का वर्णन करवाया। फिर अशोक क्या करवाता है? अशोक फिर बहुत सारे क्या करवाता है? स्तूपों का निर्माण करवाता है। स्तूप क्या करवाते हैं? स्तूप। तो अशोक ने बहुत सारे स्तूप निर्माण करवाए, जहाँ पे हमें क्या मिलता है? स्तूप के बारे में हमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा प्रमुख हमें कौन सा मिलता है? आपको मैं बता दूं, अपने भोपाल के पास सांची। क्या हमारे स्तूपों में देखते हैं तो हम भोपाल के पास क्या है? हमारा भोपाल के पास सांची है। क्या है? सांची। तो भाई भोपाल के पास जो सांची है, जो सांची के स्तूप है, सांची के स्तूप बुद्ध के समय से चले आ रहे, सॉरी अशोक के समय से चले आ रहे हैं। कब से? अशोक के समय से। तो हमें पता चलता है कि जो सांची के स्तूप है ना, सांची के स्तूपों को कैसे बनाया जाता है? एक प्रकार से उनको गोल आकृति का बनाया जाता है। देखिए मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से मान के चलो, आप अगर देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा ये आपको। मतलब इतना अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन इस तरह से बनता है। इसमें तोरण द्वार बने रहते हैं चारों तरफ से, ये गोल रहता है। जैसे एक गुम्बद रहता है ना मंदिर वगैरह मठों पे, वो गुम्बद रहता है। तो इस प्रकार से ये गोल टाइप में बना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्तूप। तुमने देखा होगा नोटों के ऊपर भी छपा हुआ है। तो सांची का जो स्तूप है अशोक के समय पे है। इसमें क्या हो गया था? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ है। बौद्ध धर्म के बारे में तुम्हें एक अलग से टॉपिक लेके आऊंगा, ओनली बौद्ध धर्म का, यानी बौद्ध धर्म के बारे में मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा एक टॉपिक में। फिलहाल हम अशोक के बारे में समझते हैं। और इसके बाद में देखिए अशोक का ये चलता रहा। अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया, बहुत सी चीजों का निर्माण करवाया। उसके बाद में फिर हमें पता चलता है कि अशोक की मृत्यु कब होती है, कि अशोक का शासन कितने वर्षों तक चला? तो अशोक का शासन हमारा चलता है 36 वर्षों तक। कितने वर्षों तक चलता है? 36 वर्षों तक। तो अशोक का शासन काल कितना रहा? अशोक ने शासन कितना किया? तो अशोक ने 36 वर्षों तक शासन किया। 36 वर्षों तक शासन किया, और शासन किया 36 वर्षों तक। तो इतना पूरा धार्मिक रूप से किया, कोई युद्ध नहीं लड़ा कालीन के बाद में, पूर्ण रूप से, और बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद में 234 में क्या होता है? उसके बाद में 234 में क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अशोक की मृत्यु। अशोक की मृत्यु 234 ईसा पूर्व हो जाती है। क्या हो जाती है? हो जाती है।
तो हमें पता चलता है कि अशोक की मृत्यु कब हो जाती है। हमें पता है अशोक की मृत्यु कब हुई थी, 234 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो जाती है। तो बेटा ये पूरे 36 साल यानी कि 36 सालों तक इसने शासन किया। 36 सालों के बाद में 234 नहीं है बेटा, ये कितना है हमारा 232, क्या है हमारा 232, यानी कि 232 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है अशोक सम्राट की। अभी अशोक का पूरा चैप्टर अपना खत्म नहीं होता है अशोक के बारे में, हमें बहुत सी चीजों को भी डिस्कस करना बाकी रह जाता है। क्या रह जाता है, बहुत सी चीजें हैं जिनको हम अभी कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही कि 232 में अशोक की मृत्यु हो जाती है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसमें से जो फैक्ट बनने वाले हैं तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोग बोर्ड किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम से, एमपी से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सभी के लिए ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अशोक सम्राट। आई होप इसकी अगले टाइम से अगला टॉपिक लेके आऊंगा मैं। अशोक के धर्म की विशेषताएं क्या थी, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, हम क्या किसके बारे में जानेंगे, मौर्य साम्राज्य का पतन। तो बेटा अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस टॉपिक को देखना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं ज्यादा बड़े टॉपिक लेके नहीं आऊंगा, मैं एक व्यक्ति के ऊपर एक टॉपिक बनाऊंगा। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के 2 टॉपिक हुए, मौर्य वंश और अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट। इसके बाद में लास्ट टॉपिक लेके आऊंगा मैं इसमें कि इसका पतन कैसे हुआ था, इसके पतन के प्रमुख कारण क्या रहे थे। ये टॉपिक मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।